बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। एक रोल ऑफ केमिस्ट्री इन सोसाइटी और दूसरा केमिस्ट्री की ब्रांचेस। ठीक है। तो क्या रोल है सोसाइटी में केमिस्ट्री का, क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। तीन वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। पहली वजह, ये जो केमिस्ट्री है ये दरअसल मादी दुनिया की तशरीह करती है। ठीक है। तो अगर आप इस अपने गिर्द इर्द जो मटेरियल वर्ल्ड है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री इंटेलेक्चुअल वे प्रोवाइड करती है ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनिंग आवर वर्ल्ड। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल वे टू अंडरस्टैंड मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है। हम रीज़न सोच रहे हैं कि क्यों हम केमिस्ट्री पढ़ें। आप अगर इस दुनिया को समझना चाहते हैं जो आपके इर्द गिर्द माध्य दुनिया है, तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जितने कंपाउंड्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उनके स्ट्रक्चर और उनका बाहमी ताल्लुक़ और उनका रिलेशनशिप, वो आप केमिस्ट्री को पढ़े बगैर नहीं समझ सकते। ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि केमिस्ट्री का बाकी उलूम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बायोलॉजी के साथ, फिज़िक्स के साथ। ठीक है। तो रिलेशन विद मैनी स्टडीज़। ठीक है। यानी केमिस्ट्री अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो शायद आपको बायो केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आएगी, आप मेडिसिन की फील्ड को जान ही नहीं पाएंगे। ठीक है। वहाँ जब दवाएं बनाना खड़े होंगे तो पता चलेगा, अगर केमिस्ट्री नहीं आती और केमिकल्स का नहीं पता है तो फिर बायोलॉजी की फील्ड भी जो है वो आपके साथ काम नहीं करी। इसी तरीके से फिज़िक्स भी जो है अपना रोल प्ले करती है केमिस्ट्री को समझने में। तो आपका केमिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये बाकी दूसरे मज़ामीन के साथ इसका रिलेशनशिप, इन्वायरमेंटल अगर आप काम कर रहे हैं तो उस वक्त भी आपको केमिस्ट्री का जानना ज़रूरी है। ठीक है। और तीसरी जो वजह है केमिस्ट्री पढ़ने की, वो है आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, या आप ऐसे समझ लीजिए कि मॉडर्न केमिकल्स। ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें केमिस्ट्री का जानना ज़रूरी है, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जो लोग सनत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कोई चीज़ बना रहे होते हैं, ठीक है, उन लोगों को स्ट्रक्चरल मालूमात होनी चाहिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स की। इन तीन वजूहात की बिना पर नॉर्मली हर स्टूडेंट को केमिस्ट्री का मुताल्ला करना पड़ेगा। ठीक है। हम बात करते हैं अब रोल की, कि हमारा केमिस्ट्री जो है उसका सोसाइटी में क्या रोल है। केमिस्ट्री का सोसाइटी में रोल केमिकल्स के ज़रिए है। ठीक है। वो जो आपको केमिकल्स प्रोवाइड करता है मेडिसन की फॉर्म में। जितनी मेडिसन हैं वो सब की सब दरअसल क्या हैं, केमिकल्स हैं। तो अगर हम रोल की बात करें तो पहला जो रोल है वो मेडिसन की फील्ड में है। ठीक है। वैसे तो पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं हर चीज़ केमिकल है। ठीक है। और हम जिस टेबल के ऊपर काम करते हैं, जिस कुर्सी पे बैठते हैं, वो उसमें लकड़ी है, उसके साथ कील है। वो कील जो है वो केमिस्ट्री ही की वजह से डेवलप होके हम तक पहुंची है, क्योंकि कील में लोहा है और लोहा ज़मीन में होता है मट्टी की फॉर्म में। उसको वहाँ से निकाल कर कैसे आप कन्वर्ट करते हैं लोहे में। ठीक है। और वो कैसे जो है वो पिघल कर
शक्ल में आता है और फिर आपके कुर्सी के अंदर लगता है। हर चीज़ मौजूद है, ठीक है। एक मिसाल आपके पास किताब में दी गई है बड़ी ज़बरदस्त, क्लोरीन की मिसाल ले लीजिए, ठीक है। क्लोरीन एक मुरक्कब है, एक गैस है सिंपल, इसके तकरीबन 1000 कंपाउंड हैं, ठीक है। क्लोरीन के 1000 कंपाउंड हमें बहुत मदद दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक कंपाउंड है जिससे प्लास्टिक बनी है, और प्लास्टिक को फिर पाइप के अंदर, पीवीसी पाइप भी हम कहते हैं, और आमतौर पर पॉलीथेन की जो थैलियाँ हैं प्लास्टिक की, वो इस्तेमाल में आती हैं। प्लास्टिक से मुतल्लिक़ जितनी आप, ये प्लास्टिक एक केमिकल है पीवीसी, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन के केमिकल जो है डिटर्जेंट के अंदर यूज़ होते हैं। क्लोरीन के केमिकल जो है वो, क्लोरीन को पानी में मिलाया जाता है। बेशुमार जो डिज़ीज़ हैं पानी की इंसान के अंदर, वो पानी से आती हैं, लेकिन अगर पानी में क्लोरीन की सही मकदार मिला दी जाए तो फिर वो जो जर्म्स होते हैं क्लोरीन उनको हलाक कर देता है। तो सिर्फ एक क्लोरीन को अगर आप पकड़ लें, ठीक है, तो उसके 1000 कंपाउंड हैं जो मुख्तलिफ़ शक्लों में हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एसिड्स हैं बहुत सारे, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HCl है, ठीक है। ये तेज़ाब भी हमारे मुख्तलिफ़ सनतों में काम आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो एक तेज़ाब है, वो किसी भी मुल्क की तरक्की का पैमाना भी ज़ाहिर करता है। जितना सल्फ्यूरिक एसिड किसी मुल्क में ज़्यादा इस्तेमाल होगा, उतना ही वो मुल्क प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा होगा। इसलिए कि बेशुमार प्रोडक्शन में, बेशुमार चीज़ों की तैयारी में सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा था क्लोरीन की। क्लोरीन आपकी किताब में बड़ी तफसील से पैराग्राफ लिखा हुआ है कि क्लोरीन जो है प्रोड्यूसिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी प्लास्टिक्स, और पाइप्स बनते हैं इसके। क्लोरीन के दूसरे कंपाउंड में ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट का मतलब धोने के, सफाई के जो केमिकल्स होते हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मतलब जरासीम को और कीड़े मारने की जो अद्वियात होती हैं। रेफ्रिजरेंट्स यानी जो फ्रिज और एयर कंडीशन में इस्तेमाल होने वाली जो केमिकल होते हैं वो भी क्लोरीन से बनते हैं। फ्लेम रिटार्डेंट एंड ड्रग्स, दवाएं भी बनती हैं, और शोले को जो है डेवलप करने के लिए भी क्लोरीन क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। देखिए, एक सिर्फ केमिकल है, एक जिसको हम अगर बयान करें तो इतना उसका इस्तेमाल है। और इसके अलावा कोलोरिया, टाइफाइड, फीवर, जो डेंजरस आपकी डिज़ीज़ हैं, ठीक है, ये होती हैं पानी से। इस पानी को भी अगर क्लोरीन उसमें मिला दिया जाए तो फिर ये बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री के और जो केमिकल्स हैं वो ग़िज़ा को महफूज करने के लिए, ठीक है, और मसनूई रेशा बनाने के लिए। मसनूई रेशा का मतलब ये है कि एक तो आपके पास कपास से धागा बनता है, और एक ये कि आप नायलॉन से भी धागा बनाते हैं और उससे कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। तो इसको आप कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक, मेडिसन, साबुन, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक, सीमेंट्स, फर्टिलाइज़र्स, खादें, शीशा, सही है, एक्सप्लोजिव, ये सारे केमिकल्स दरअसल केमिस्ट्री के मरहून मिन्नत हैं। इसी तरह से अगर आप आ जाएं इन्वायरमेंट के अंदर, तो केमिकल्स को समझ के ही हम इन्वायरमेंट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, सही है, प्रोवाइडिंग ओवर एवरी नीड ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, ये केमिस्ट्री का कारनामा है। और कुछ केमिकल्स बहुत नेगेटिव रोल भी प्ले करते हैं, और हमें उस नेगेटिव रोल को भी जो है समझने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से कुछ केमिकल्स हैं फ्लोराइड के कंपाउंड हैं, जिसमें सोडियम फ्लोरोफास्फेट है, सोडियम फ्लोराइड है। ये आपके दांतों के ख़राबी और उसकी टूट फूट को मैनेज करते हैं। ये एक छोटा सा तारुफ था जिसमें हमने बताने की कोशिश की कि केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या रोल है। बड़े पैमाने पर तो हम पूरी केमिस्ट्री को अगर देखेंगे तो यकीनन हर केमिस्ट्री का नतीजा कोई प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट हमें किसी न किसी दर्जे पर फ़ायदा पहुंचाती है।
ठीक है, यहाँ पर हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो इसी में हम क्लास में शामिल करेंगे वो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस। ठीक है, तो ब्रांचेस में सबसे पहली ब्रांच है केमिस्ट्री की फ़िज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम दरअसल उन सारे उसूलों का मुताला करते हैं जो बुनियादी तौर पर केमिकल्स में इम्प्लीमेंट होंगे। एटम और मालिक्यूल किन कवानीन की बुनियाद पर डेवलप होते हैं, और जब उनको आप रिएक्ट कराते हैं एक दूसरे के साथ, एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ, तो वो कौन से कवानीन हैं जिनके तहत ये रिएक्शन हो रहे होते हैं। वो सारे कवानीन समझने के लिए हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। दूसरे अल्फाज में आप ये समझिए कि जो पूरी फ़िज़िक्स है आपकी, उसमें एटम को उसके स्ट्रक्चर को और ख़ास तौर पर एनर्जी को, क्योंकि जब वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। इस सारी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री का मुताला करना पड़ता है। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री दरअसल उसमें हम लॉज एंड प्रिंसिपल्स अबाउट एटम एंड मालिक्यूल इन केमिकल रिएक्शन में एटम और मालिक्यूल पर इम्प्लीमेंट होने वाले वो कौन से लॉज हैं जिनका मुताला करना ज़रूरी होता है, ये हम सारा फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी ब्रांच हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ब्रांच में हम दरअसल उन केमिकल्स का मुताला करते हैं जो कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। पहले ये तसव्वुर था कि वो केमिकल जो जानदारों से हासिल होते हैं उनका मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। ये तसव्वुर था कि जो केमिकल जानदारों के जिस्म में बनते हैं, यानी पौधों में, इंसानों में, जानवरों में, ठीक है, उनको बग़ैर जानदार के हासिल नहीं किया जा सकता। बाद में ये थ्योरी ख़त्म हो गई और पता चला कि हम लेबॉर्ट्री में भी इन केमिकल्स को तैयार कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर जब वो एनालाइज़ किया गया तमाम केमिकल्स को, तो पता चला उसमें कार्बन लाजमी एलिमेंट के तौर पर मौजूद होता है। यानी जानदारों से हासिल होने वाले तमाम कंपाउंड्स में कार्बन लाजमी एलिमेंट के तौर पर मौजूद होता है। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड स्टडी करते हैं। इसमें ये दो कंपाउंड शामिल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा हैं। ठीक है, ठीक है, तीसरी ब्रांच है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे तमाम कंपाउंड का मुताला करते हैं जो बेजान ज़राए से हासिल होते हैं, चट्टानों से, मिनरल से, हवा में जो कंपाउंड पाए जाते हैं, समंदर में जो कंपाउंड पाए जाते हैं, वो जानदारों के जिस्म से हासिल नहीं होते। ठीक है, मादनियात की शक्ल में जो मौजूद होते हैं, ज़मीन की मुख्तलिफ़ तहों में जो पाए जाते हैं, फ़ज़ा के अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं, इन सारे कंपाउंड्स का मुताला हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथी केमिस्ट्री है। ठीक है, चौथी केमिस्ट्री की ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में दरअसल आप किसी भी कंपाउंड को उसके अज्जा में तोड़ कर देखते हैं। सही, यानी एक कंपाउंड जो कहीं चट्टान से खोद कर लाया गया है, उस कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, उसको हम एनालाइज करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तज्जियाती कीमिया है, यानी आप किसी कंपाउंड की जुज़ियात को जानना चाहते हैं। ये जो हमारे यहाँ पूरी लैब होती है, डायग्नोस्टिक लैब, ये दरअसल एनालिटिकल केमिस्ट्री की बुनियाद पर चल रही होती है। वो भी जब हम उनको कंपाउंड देते हैं, अपना पेशाब दिया, हमने खून दिया, ब्लड दिया कि भाई इसको टेस्ट करें इसमें क्या चीज़ है, तो वो क्या करते हैं, उसे बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ केमिकल्स के साथ रिएक्शन करा के ये पता चलाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन से कंपाउंड हैं और उन कंपाउंड में कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। ठीक है, तो इस केमिस्ट्री को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की अगली ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में दरअसल हम जानदारों के जिस्म में
मेटाबॉलिज़्म के दौरान भी, खुराक के हाजमे के दौरान भी, और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस के दौरान जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन सब का मुताल्ला हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पौधों के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जानवरों के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, सही, हमारे हार्मोन्स काम कर रहे हैं, हमारे अंदर ब्लड के जो सेल हैं उनमें कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं हेमोग्लोबिन की शक्ल में, इन सब का मुताल्ला जिसमें जानदार के जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स क्या फ़ंक्शन अंजाम दे रहे होते हैं, इन सब को हम बायोकेमिस्ट्री में मुताल्ला करते हैं। ठीक है जी, अगली जो ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये बड़ी ज़बरदस्त ब्रांच है, इसमें स्कोप बहुत होता है और पूरे मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री लगती है, जो खाद बनाती है, जो सीमेंट बनाती है, जो शुगर बनाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट्स बनाती है, ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड को बड़े पैमाने पर, सही, सनती पैमाने पर बड़ी मकदार में हासिल करने के लिए जो तरीक़ेकार और प्लांट्स मुरतब किए जाते हैं, उसका मुताल्ला हम सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, जैसे रिफाइनरी आपकी बहुत बड़ी ये जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की मिसाल है जिसमें ज़मीन से हासिल होने वाला पेट्रोलियम को मुख्तलिफ़ जो है वो केमिकल्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसको ऐसा नहीं होता कि वो बस किसी लैब के अंदर काम हो रहा, बल्कि उसका एक प्लांट लगाना पड़ता है जिसमें पहले सारी चीज़ें स्टोर होंगी, फिर एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस, दूसरे से तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, इसके बाद जो है वो पेट्रोल बनेगा, उसमें डीज़ल बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हम कहें कि हमें डिटर्जेंट बनाना है, यानी कपड़े धोने का पाउडर बनाना है बड़े पैमाने पर, ठीक है, अब मिलियंस ऑफ टन जो है वो उसकी प्रोडक्शन होगी, तो उसके लिए प्लांट लगेगा, पूरा प्रोसेसेस होंगे, केमिकल प्रोसेसेस, उसमें खाम माल डाला जाएगा, उसको एक प्लांट के एक हिस्से में एक केमिकल प्रोसेस होगा, वहाँ से चीज़ निकाल के किसी दूसरी जगह पर डाली जाएगी, फिर कुछ केमिकल प्रोसेसेस होंगे और आखिर में एंड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। तो ये जो स्टडी है पूरी की पूरी, इसे हम करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इस केमिस्ट्री में माहिर लोग जल्दी से जो है वो इंडस्ट्रीज़ में खपत उनकी हो जाती है और उनका जॉब उनको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की अगली ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम सिर्फ़ और सिर्फ जो न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशन बाहर आ रहे हैं, ठीक है, जब एटम को हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है बाज़ एटम ऐसे होते हैं जिनके न्यूक्लियस में से शुआएं खारिज होती हैं। ये शुआएं जो है क्या असरात मुरतब करती हैं और इन शुआओं को कैसे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस सब का मुताल्ला हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करना पड़ता है। यानी ये वो सिर्फ़ और सिर्फ केमिस्ट्री जिसका ताल्लुक़ एटम के न्यूक्लियस से है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो फिज़िकल लॉज अप्लाई हो रहे हैं, उसके नतीजे में जो एनर्जी खारिज हो रही है, जो रेडिएशन बाहर आ रहा है, उस रेडिएशन के क्या असरात होंगे जानदारों पे भी और फिज़िकल में भी और एनवायरनमेंट के अंदर भी, इन सब का मुताल्ला हम करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अगली ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, केमिकल के इस्तेमाल से एनवायरनमेंट पर असरात मुरतब होते हैं। हम जो खादें इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से मिट्टी में केमिकल मिल जाता है और बारिश होने के बाद वो केमिकल बहकर हमारे जो रिजर्वायर हैं, पानी के ज़खायर हैं, उसमें शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से पानी आलूदा हो जाता है। इसी तरीके से जो इंडस्ट्री लगाई जाती है उसमें धुएं की वजह से हमारी फ़ज़ा आलूदा होती है। उन आलूदगियों की वजह से, उस एनवायरनमेंट की वजह से क्या असरात मुरतब होते हैं इंसानी जिस्म पे और उनको कैसे रोका जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, ये सारा मुताल्ला जो है वो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में किया जाता है। यानी जो लोग एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि केमिकल के इस्तेमाल से जो इस दुनिया के अंदर जानदार चीज़ों पर नेगेटिव असरात हैं वो ना हो और उसको कम से कम कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ये सारा मुताल्ला हम करते हैं एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री की अगली ब्रांच है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमर्स का मतलब एक ही केमिकल का में एटमी रद्द बदल करके
ठीक है। आप नए केमिकल्स डेवलप कर लेते हैं। ये ख़ास तौर पर जो है वो जैसे हमारे यहाँ प्लास्टिक बनाई गई थी, प्लास्टिक है, रबड़ है, नायलॉन है, ये सब दरअसल पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स का बुनियादी तौर पर जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के झेल में आती है। ठीक है। इस स्टडी में हम कोई एक केमिकल, ठीक है, जिसका फार्मूला एक ही होता है, सही है, यानी केमिकल का फार्मूला एक ही है, एक ही केमिकल है, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन की जो जगह हैं और मुख्तलिफ जो एलिमेंट की जो जगह हैं उनकी सिर्फ स्ट्रक्चर की तब्दीली से हम एक नया केमिकल हासिल कर लेते हैं। केमिकल वही होता है लेकिन उसके स्ट्रक्चर की तब्दीली से उसकी खुसूसियात में तब्दीली आ जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में भी। इसको हम कहते हैं पॉलीमर बनाना। ठीक है। तो ये दरअसल ख़ुद से भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच इसलिए बन गई कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि हम पॉलीमराइजेशन करें, यानी हम उसके स्ट्रक्चर को तब्दील करके नई मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जेक्ट्स दरियाफ़्त कर लें। तो है तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड हो गई इसलिए इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकाल कर एक अलग केमिस्ट्री बना दी गई जिसका नाम है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये था हमारा तमाम केमिस्ट्रीज़ का ब्रांचेस का जो है वो एक तारुफ, और हर ब्रांच की अपनी एक अफादियत है। ठीक है। वो माशरे में अपना रोल प्ले करती है। जब बायोकेमिस्ट्री की अफादियत अपनी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अफादियत अपनी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का रोल अपना है, ठीक है, पॉलीमर जो मुख्तलिफ बन रहे हैं उनका रोल अपना है। तो इस फील्ड में जितने लोग जाते हैं वो फिर डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की तरफ, कुछ लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। तो असल में 9th में तो आप एक जर्नल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पार करते हैं वैसे ही आप देखते हैं कि केमिस्ट्री अब बहुत अज्जा में टूट रही है। ठीक है। यानी जैसे मास्टर्स करने जाएंगे तो फिर अब आपको एक एक अलग अलग केमिस्ट्री को बहुत डिटेल के अंदर मुताल्ला करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।